के स्टूडेंट्स, टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन छुपा हुआ है जो अभी हम डिटेल से इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन ऑल्सो बी एब्रीविएटेड एज ER। ओके, फिर इसकी जो टाइप्स बनाएंगे उनकी भी एब्रीविएशंस ही ज़्यादातर यूज़ होती हैं, तो उन टाइप्स की एब्रीविएशंस के साथ साथ इसकी डिटेल्स को वन बाय वन हम लोग अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम बाकी ऑर्गेनल्स के सीक्वेंसेस देख रहे हैं, उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। सो हाउ वी कैन डिफाइन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके जहन में आना चाहिए वो असल में इसका मीनिंग है एंडोप्लाज्मिक। सो इट लाइज इनसाइड द एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के दो हिस्से बताए थे मैंने आपको, एक था एंडोप्लाज्म और दूसरा था एक्टोप्लाज्म। यस, अब जो एंडोप्लाज्म है उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा फाइन थ्रेड लाइक नेटवर्क है जो कि मेम्ब्रेन्स पे मुश्तमिल है, तो इस नेटवर्क को नाम दिया जाता है रेटिकुलम। ओके, सो वो नेटवर्क जो एंडोप्लाज्म के अंदर बिखरा पड़ा हुआ है दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इसको डिफाइन करते हैं हम 3 पॉइंट्स में यहाँ पे आपके सामने लिखने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज a network of channels। okay, channels नालियां, छोटे छोटे रास्ते जो कि मेम्ब्रेन्स के बने हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट यहां पे हम ऐड करेंगे वो क्या है कि कनेक्टेड और अटैच्ड, जुड़े होते हैं आमतौर पे विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। अब जो न्यूक्लियस की अपनी बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। ओके, इसलिए हम उसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक बैरूनी तह होती है और एक अंदर वाली साइड पे होती है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये उस न्यूक्लियस की बाहर वाली लेयर के साथ कनेक्टेड फॉर्म में नजर आता है। अभी हमने कहा एंडोप्लाज्मिक, सो इट विल बी प्रेजेंट इन द कोर ऑफ द सेल, और कोर ऑफ द सेल को लोकेट हम किस तरह से करते हैं, न्यूक्लियस की प्रेजेंस से। ओके, थर्ड पॉइंट इसमें हम ऐड करते हैं एक और वो क्या है, ऑफन कंटिन्यूअस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो नेटवर्क है, जो चैनल्स हैं, इसके जो नालियां हैं, वो स्टार्ट तो हो रही हैं न्यूक्लियर एनवेलप से और जाके ख़त्म हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। इस वजह से ये एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स है दैट कैन कनेक्ट द न्यूक्लियर एनवेलप विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये इतना बड़ा नेटवर्क अगर एंडोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के पोर्शन में मौजूद है तो इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। ओके, ये कर क्या रहा है और ख़ुद किस चीज़ का बना हुआ है। तो इसकी डिटेल में, इसके फंक्शंस की डिटेल में जाने से पहले आपको एक स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज सिस्टर्नी। सो स्टूडेंट्स, हु कैन डिफाइन सिस्टर्नी? ये आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है, तो इस वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका आपको पता होना चाहिए। सिस्टर्नी, वी कैन डिफाइन इट एज द स्फेरिकल और ट्यूबुलर membranes of endoplasmic reticulum। ओके, ट्यूबुलर ट्यूब्स की तरह की, स्फेरिकल गोल गोल हो सकती हैं। ओके, ट्यूबुलर आमतौर पे हम टर्म यूज़ करते हैं कि जो चीज़ नाली की तरह की नज़र आए और अंदर से खाली हो। ओके, और स्फेरिकल जो गोल गोल होते हैं, और इसको भी हम देखते हैं कि किस तरह से ये हमें नज़र आता है। अब ये जो इसको हमने सिस्टर्नी को डिफ़ाइन किया है, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स एक और टर्म के साथ इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, और वो टर्म है क्रिस्टी। ऑलराइट, क्रिस्टी चूंकि हमारे इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर कंफ्यूजन आए तो जस्ट कीप इन योर माइंड, क्रिस्टी इज व्हाट, इट इज द इनफोल्डेड मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स हैं जो अंदर वाली साइड पे इनफोल्डिंग्स बना रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सिस्टर्नी की बात कर रहे हैं। दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, अब ऑल दीज मेम्ब्रेन्स दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? तो इसके लिए आई थिंक सो कि अब हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ा था एक, और एक पढ़ा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके,
ये जो दोनों मॉडल्स हैं उनमें एक चीज़ ये कॉमन थी कि ऑल द मेम्ब्रेन्स आर सेम इन देयर केमिकल एंड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। ओके, तो वो जो केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे भी सेम बात रिपीट होगी, फॉस्फोलिपिड्स and they are in the form of bilayer. Okay, these are made up of phospholipids and proteins, और phospholipids जो हैं उन्होंने यहाँ पे 2 लेयर्स बनाई हुई हैं। इसकी केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चरल कंपोजिशन के लिहाज से ये एक पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। ओके, देन we can differentiate endoplasmic reticulum into 2 different types. So types of endoplasmic reticulum. So technically इनको हम डिवाइड करते हैं into 2 types. The first one is rough endoplasmic reticulum, also abbreviated as RER. Okay, and the second type is smooth endoplasmic reticulum, also abbreviated as SER. So rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum, these are the 2 different types of endoplasmic reticulum. अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, हमें तो देखने से पता चला है, तो क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स या लाइट माइक्रोस्कोप्स में नज़र आता है? नो। ऑलराइट, तो इसके लिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको नोट करवाने लगा हूँ कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम can only be observed under electron microscope. ER can be observed under electron microscope. Fine network of channels and it is only visible under electron microscope. इसको आप आम कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स के साथ नहीं देख सकते। इवन कि अगर हम इसको स्टेन करने की भी कोशिश करें तो इनकी विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनल। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम टाइप्स की बात करने लगे हैं वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन दोनों का डिफरेंस है और यहीं से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का आगाज होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पॉइंट्स में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने लगा हूं, फिर उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके नाम से पता चल रहा है, सबसे पहला पॉइंट यही होगा, इट हैज़ अ रफ टेक्सचर। खुरदरा होता है ये सतह से, इसके ऊपर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स नज़र आते हैं, हमें छोटे छोटे दाने नज़र आ रहे होते हैं, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं कि ये रफ है। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रैन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये ग्रैन्यूलर या रफ टेक्सचर दे कौन रहा है इसको? अटैच्ड राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स इसके साथ जुड़े हुए हैं इसकी सतह के ऊपर, उन राइबोसोम्स की वजह से ये हमें रफ नज़र आ रहा है या ग्रैन्युलर नज़र आ रहा है, तो इस वजह से हमने इनके ये नाम रख दिए। अब राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और फंक्शन उनका हमेशा से एक ही है जो कि बहुत मशहूर है। सेल के अंदर राइबोसोम्स आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज। ओके, कोई भी और ऑर्गेनल यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, बट राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इस वजह से द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रोटीन सिंथेसिस। Alright students, so the protein synthesis is one of the most important functions of rough endoplasmic reticulum. फिर when the proteins are synthesized on the surface of the endoplasmic reticulum, they are pushed down into the lumen of the endoplasmic reticulum. जब ये प्रोटीन्स बन जाते हैं, राइबोसोम्स इन प्रोटीन्स को बना देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह के ऊपर, उसके बाद इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर धकेल दिया जाता है। ओके, प्रोटीन्स आफ्टर synthesis are pushed into lumen अंदरूनी हिस्सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला हिस्सा of endoplasmic reticulum,
and then ultimately sent to another organelle जिसको हम फर्दर डिटेल्स में देखेंगे, गोल्जी apparatus. गोल्जी apparatus फिर इन प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर देता है कि इन प्रोटीन्स से जो फाइनल या एंड प्रोडक्ट्स बनाने हैं वो क्या क्या हैं. अगर एंजाइम्स बनाने हैं एंजाइम्स बनाए जाएंगे, अगर इनके हार्मोन्स बनाने हैं हार्मोन्स बनाए जाएंगे, अगर इनको किसी स्ट्रक्चरल प्रोटीन का जो है वो शक्ल देनी है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन की शक्ल बनानी है, तो इनको उस फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद इनको इनकी डेस्टिनेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा. Alright students, so this was about the rough endoplasmic reticulum. फिर rough endoplasmic reticulum और smooth endoplasmic reticulum का एक common function है and that is about the mechanical support to the cell. अब नेटवर्क है और बहुत सारी ट्यूब्स हैं जो कि न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंची हुई हैं, तो इस वजह से ये भी पॉसिबल है कि ये एक ढांचे का काम करना शुरू हो जाए सेल के अंदर. इवन के सेल के पास उसका अपना साइटोस्केलेटन मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ऑर्गेनल है, ये भी पॉसिबल है कि सेल को सपोर्ट करना शुरू करे उसकी शेप को मेंटेन करने के लिहाज से. Alright students, so this was about the common function of smooth and rough. Okay, so mechanical support दोनों का common function है. Rough endoplasmic reticulum के बाद जो second type हमारे पास मौजूद है that is smooth endoplasmic reticulum. Okay, smooth endoplasmic reticulum जो है ये बहुत ज़्यादा diverse functions perform कर रहा है. Structurally it is also made up of phospholipid bilayer, लेकिन इसके functions बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ इक़साम के हैं, तो इस वजह से इनको one by one हम अब डिटेल से देखते हैं. Smooth endoplasmic reticulum, okay, also abbreviated as SER. So the first function, सबसे पहला काम कंपेयर कर लें ज़रा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिहाज से. वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन था, यहाँ पे क्या होगा? दिस इज लिपिड मेटाबॉलिज्म. ओके, यहाँ पे इसका पहला फंक्शन है लिपिड मेटाबॉलिज्म. ऑल्सो हम इसको इस एक और तरीके से लिपिड सिंथेसिस भी कह देते हैं. यहाँ पे कौन कौन से लिपिड्स बन रहे होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर? द फर्स्ट वन, द मोस्ट अबंडेंट वन, फॉस्फोलिपिड्स. जितनी भी मेम्ब्रेन्स आपके सेल्स के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उन सब मेम्ब्रेन्स को रिपेयर करने के लिहाज से जो फॉस्फोलिपिड्स की मेन सप्लाई है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रहा है. The second function is the synthesis of sterols. Again, it is another type of lipids. And the third function is synthesis of some hormones. और hormones की nature भी steroid hormones. Okay? For example, testosterone. Testosterone, it is a male hormone और chemical nature के लिहाज से it is a steroid hormone. तो इस वजह से हम कहते हैं कि it is synthesized by smooth endoplasmic reticulum. Yes. Okay. So next function, structural comparison smooth और rough का. तो हम यहाँ पे एक point add कर सकते हैं कि this is without ribosomes. इसके पास कोई भी attached ribosomes नहीं है. Then there is another function and very important function. Okay. अब इस function के लिहाज से एक point और मैं यहाँ पे add up करने लगा हूँ आपके लिए, और वो क्या है कि why the smooth endoplasmic reticulum is more abundant in the liver cells. Okay? तो उसका जवाब आपको इसी पॉइंट के अंदर मिल जाएगा, और वो क्या है? Detoxification of harmful chemicals. Okay? Detoxify कर देना, किसी भी चीज़ का जहरीलापन ख़त्म कर देना. दिस इज़ नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन. ओके, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा वाइटल ऑर्गन ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहा है दैट इज़ लिवर. और लिवर सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अमाउंट, इसकी क्वांटिटी, इसकी मिकदार बाकी सेल्स की निस्बत ज़्यादा होती है. ओके, और ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि आपका लिवर आपकी ओवरऑल बॉडी के अंदर जितने भी जो हार्मफुल सब्सटेंसेज एंटर होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है. तो सेल के अंदर ये वाला जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
it is performing the same function. अगर सेल के अंदर कोई इस तरह का केमिकल एंटर हो जाए जो कि सेल के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये काम है कि उसको मज़ीद सादे वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना, ताकि अगर वो यूज़फुल हैं तो उनको बाद में यूज़ किया जा सके, और अगर वो यूज़फुल नहीं है तो उनका वो जहरीलापन ख़त्म कर दिया जाए और उसके बाद उनको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर भेजने में मददगार साबित हो सके. Alright students, so this is detoxification of different chemicals. Then there is another function, and that is transmission of impulses. Transmission of impulses में हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करते हैं कि inside the muscle cells especially and nerve cells. Okay, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट, एक एडिशनल पॉइंट मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि जब हम मसल सेल्स की बात करते हैं तो इनसाइड द मसल सेल्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER is known as sarcoplasmic reticulum. Okay students, sarcoplasmic, only the specified term used for the endoplasmic reticulum of the muscle cells. Okay, और इसी को हम अभी एक और पॉइंट के साथ रिलेट करेंगे और फिर मैं इन दोनों को कोरिलेट करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ. Smooth endoplasmic reticulum inside the muscle cells also work as calcium reservoir. कैल्शियम आयंस के ज़ख़ीरे के तौर पे भी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो काम कर रहा है. इसका क्या मतलब है? कैल्शियम आयंस जो हैं वो मसल्स के मूवमेंट के लिए, जो कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. ओके, जब भी कोई इम्पल्स कंडक्ट की जाती है फ्रॉम द ब्रेन थ्रू मोटर न्यूरॉन्स टू द मसल सेल्स, तो फौरी तौर पे कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाना, दिस इज द फंक्शन ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था? अभी मैंने आपको बताया, इट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इनसाइड द मसल सेल्स. यस, अब जब कैल्शियम आयंस मौजूद होंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, तो उसी सूरत में आपके मसल्स जो हैं वो उतना ही इमीडिएट और क्विक रिस्पांस दे सकेंगे, जिसको हम रिफ्लेक्सेस बाद में कह देते हैं. Alright students, so this was an additional point कि endoplasmic reticulum inside the muscles is called sarcoplasmic reticulum, और वहाँ पे इसकी significance क्या है कि ये कैल्शियम आयंस को ज़ख़ीरा करके रखता है, और फौरी तौर पे जैसे ही मैसेज आता है दिमाग से कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो, तो फौरी तौर पे इसका काम है कैल्शियम आयंस रिलीज़ करना. जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज़ होंगे तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप कर दी जाएंगी. ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद यहाँ पे भी वही कॉमन फंक्शन हम ऐड कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट. ओके, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द सेल. ओके, देन द लास्ट पॉइंट इज ब्लेबिंग. ब्लेबिंग क्या चीज़ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ट्यूबुलर एंड्स हैं, जो किनारे हैं इसके, वहाँ से छोटे छोटे वेजिकल्स बन के डिटैच होते रहें, निकलते रहें इस तरह से. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लेबिंग. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो किनारे हैं, जो आखिरी सिरे हैं, वहाँ से छोटे 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 बबल्स और छोटे वेजिकल्स बन के डिटैच होते रहें. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लेबिंग एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहीं पे ख़त्म करें. नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं विद द राइबोसोम्स. जी स्टूडेंट्स, आफ्टर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपकी बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली द नेक्स्ट टॉपिक इज राइबोसोम्स. ओके, सो राइबोसोम्स को अब ज़रा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि राइबोसोम्स सेल के अंदर क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. राइबोसोम्स बहुत छोटे granular structures that can be present attached on the endoplasmic reticulum, as well as they can be dispersed in the cytoplasm. Okay, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए मौजूद होंगे, वहाँ पे इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये स्कैटर्ड हों, बिखरे हुए पड़े हों, वहाँ पे भी इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है. तो जिस भी सूरत में मिलें, काम इनका एक ही है, और वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, सो वन बाय वन इन सब चीज़ों को हम अभी देखते हैं. सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं राइबोसोम्स को. टाइनी ग्रैन्युलर
स्ट्रक्चर्स, और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करने लगा हूं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड। ओके, इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। चूंकि मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स कहलाएंगे, तो दे कैन बी फाउंड बोथ इन द यूकैरियोटिक सेल्स एज वेल एज इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, यूकैरियोटिक सेल्स जिनके पास डेफिनेट न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और साथ ही साथ कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल आपको वहां पे नजर नहीं आएगा। राइबोसोम्स के पास मेम्ब्रेन नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, so tiny granular structures that are non-membrane bounded present on rough endoplasmic reticulum, to be more specific, and cytoplasm. Okay, ये easiest definition है राइबोसोम्स की। नेक्स्ट, इसको अगर हम देखें केमिकली तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे नज़र आती है, chemical composition. These organelles of the eukaryotic as well as the prokaryotic cells, they are made up of proteins and nucleic acids. Okay? जितने भी membrane bounded organelles हैं, जैसे endoplasmic reticulum हमने देखा है या बाकी organelles study करेंगे, membranes हैं तो phospholipids और proteins के बने होते हैं. Okay? But the ribosomes, they are made up of proteins and they are made up of nucleic acid, और इन न्यूक्लिक एसिड्स में से राइबोसोमल RNA. ओके, सो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स का जो प्रोपोर्शन है, जो मिकदार है, वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है. ओके, जो राइबोसोमल RNA, इट इज फाउंड 40 to 50% इनसाइड द राइबोसोम. सो इसी के अकॉर्डिंगली जो प्रोटीन्स हैं, दे विल बी व्हाट 50 to 60% इनसाइड द राइबोसोम. सो मोस्टली 50-50% अमाउंट होती है इनकी, लेकिन जो हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ हैं उनकी रेंज ये हो सकती है. अब इनकी केमिकल कंपोजिशन देखें, प्रोटीन्स के बने हुए और न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए, तो दे हैव अनदर केमिकल नेम एज वेल. इनको हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी कह सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, ये नाम किस वजह से रखा गया है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, राइबोसोमल RNA की वजह से. ओके, एंड प्रोटीन्स, उनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं उसकी वजह से. सो द राइबोसोम्स कैन आल्सो बी नेम्ड एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन्स. ये इनकी केमिकल कंपोजिशन है. देन अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें हमने याद रखनी है. पहले तो इनकी अपनी जो अलग-अलग साख्तें इनके अंदर मौजूद हैं, और फिर एक छोटा सा कंपैरिजन है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का. ओके, तो ये दोनों पॉइंट स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर रहा हूं मैं. द फर्स्ट वन इज नॉर्मली द राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, a smaller subunit and a larger subunit. Okay students, normally कोई भी ribosome, whether it is eukaryotic ribosome or it is a prokaryotic ribosome, it is made up of 2 subunits. ये दो subunits पे मुश्तमिल है, एक छोटा हिस्सा है और एक उसका बड़ा हिस्सा है. इन दोनों का कंपैरिजन हम देखते हैं यहाँ पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स को कंपेयर करके. यूकैरियोटिक राइबोसोम and the next one is prokaryotic ribosome. जी स्टूडेंट्स, eukaryotic present in the eukaryotic cells, prokaryotic present in the prokaryotic cells. लेकिन जो डिफरेंस है इन दोनों का, यहाँ पे मेम्ब्रेन्स का होना या ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इनको डिफरेंशिएट किसी और बुनियाद पे किया जा रहा है. ओके, तो किस बुनियाद पे इनको डिफरेंशिएट किया जा रहा है? पहले मैं स्मॉलर सब यूनिट लिखने लगा हूँ, SSU. ओके, स्मॉलर सब यूनिट. इनसाइड द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स इट इज
40s, okay, and the larger subunit is 60s. अब यहाँ पे फौरन सवाल आना चाहिए था कि S क्या चीज़ है, okay? So S is the Swedberg unit. It is known as Swedberg unit, and it is the unit of sedimentation rate during centrifugation. जब हम इन ऑर्गेनल्स को स्टडी करने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमा रहे होते हैं तो उस वक्त ये अपनी डेंसिटी के लिहाज से मूव कर रहे होते हैं. जो हैवी होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे चला जाएगा, जिसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होगी वो उसके ऊपर आ जाएगा. तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाया गया है दैट इज नोन एज स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट और इट इज आल्सो नोन एज द स्वेडबर्ग यूनिट. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्वेडबर्ग यूनिट्स 40s और 60s स्वेडबर्ग यूनिट्स को मेंशन करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट वन, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, they are the smaller subunit is 30s and the larger subunit is 50s. okay, but अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आने वाला है और वो ट्विस्ट क्या है कि असूलन तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो इसको 100s बन जाना चाहिए, ओके, द यूकैरियोटिक राइबोसोम. लेकिन जब हम कलेक्टिवली यूकैरियोटिक राइबोसोम को देखते हैं तो हम कहते हैं द यूकैरियोटिक राइबोसोम इज 80s राइबोसोम. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका क्या जवाब है? ये जो बीच में 20s का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस किस वजह से है? ऑलराइट, अब आपने जो बात याद रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने लगा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ जमा कर देना ही स्वेडबर्ग यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी नहीं है. ओके, 60 और 40 इंडिविजुअल सेडिमेंटेशन रेट्स हैं दोनों सब यूनिट्स के, बट एज अ होल जब राइबोसोम्स को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेपरेट किया जाता है बाकी ऑर्गेनल्स की निस्बत, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स दे ऑलवेज सेटल डाउन एट 80s. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आफ्टर द यूकैरियोटिक राइबोसोम हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की तरफ अगर देखें तो वहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट इज 30s एंड द लार्जर सब यूनिट इज 50s. तो एज अ होल इसको कितना होना चाहिए? 80s. लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी जो कंप्लीट राइबोसोम स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट की जो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो सेडिमेंटेशन रेट है वो है 70s. ओके स्टूडेंट्स, अगेन 30s is the smaller subunit, 50s is the larger subunit. इनको हमने sum up नहीं करना, इनको जमा नहीं करना, बल्कि 70s क्या है? That is the sedimentation rate of the complete prokaryotic ribosome. Alright students, so ये इसके अंदर एक technical point है जो आपने अपने ज़हन में रखना है. Now the smaller and the larger subunits, they are attached with the help of magnesium ions. Okay, so अगर ये पूछ लिया जाए what is the role of the magnesium in ribosomes, तो आपने याद रखना है it controls the attachment of two subunits. Okay students, so ये है मैग्नीशियम आयंस की सिग्निफिकेंस कि ये दोनों सब यूनिट्स को आपस में जोड़ के रखने के लिहाज से फंक्शन परफॉर्म करें. Then coming to the functions of the ribosomes. राइबोसोम्स के अपने फंक्शंस की ज़रा बात कर लें तो राइबोसोम्स क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. ओके, प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं ये सेल की. सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, न्यूक्लियस क्या करता है? वो मैसेंजर आरएनए के ज़रिए पैगाम भिजवा देता है राइबोसोम्स को कि मुझे इस सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स जोड़ के तो एक मखसूस प्रोटीन बना के दे दो. तो राइबोसोम्स जो हैं वो फौरी तौर पे प्रोटीन्स बनाने में लग जाते हैं. वो बेशक कोई एंटीबॉडीज़ बनानी हो या कोई एंजाइम्स बनाने हो, कोई हार्मोन्स बनाने की ज़रूरत है या फिर कोई और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि एक्टिन और मायोसिन हमारे मसल्स के प्रोटीन्स हैं. तो कोई भी प्रोटीन बनानी हो दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक और सवाल आपके जहन में आना चाहिए था और वो क्या है कि प्रोटीन फैक्ट्रीज तो राइबोसोम्स हैं, तो राइबोसोम्स की फैक्ट्रीज कौन है? ओके, तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये पॉइंट ऐड करने लगा हूँ, न्यूक्लियोलस.
is the factory of ribosomes. Ribosomes are synthesized inside the nucleolus. ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनाए जाते हैं. न्यूक्लियोलस के अंदर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वहीं पे that is the point for the transcription of ribosomal RNA. Okay? So chemical composition में हमने ये point देखा है कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स मिलकर राइबोसोम्स बनाते हैं. तो राइबोसोमल आरएनए खुद भी न्यूक्लियोलस के अंदर ट्रांसक्राइब किया जा रहा है, वहीं पे बनाया जा रहा है, डीएनए से इसको कॉपी किया जा रहा है. तो साथ ही प्रोटीन्स ऐड किए जाएंगे और राइबोसोम्स को मुकम्मल कर दिया जाएगा. फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, वहाँ से इन राइबोसोम्स को पुश कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हो जाते हैं और बाकी जो है वो साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पोलिसोम्स? जी, पोली मैनी, सोमा बॉडी. ओके, सो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जब आपस में कंबाइन हो जाएं तो वो बहुत सारी बॉडीज मिल जाएंगी. तो यहाँ पे हम जिन बॉडीज की बात कर रहे हैं, दे आर राइबोसोम्स. इसको डिफाइन करते हैं, many ribosomes attached to one strand of messenger RNA to synthesize large amount of proteins by the process of translation. Okay students, ये एक important short question है. जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही मैसेंजर आरएनए के धागे के साथ अटैच हो जाएंगे और अटैचमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, द स्मॉलर सब यूनिट ऑलवेज बाइंड्स विद द मैसेंजर आरएनए. ओके, राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट है हमेशा वो अटैच करेगा मैसेंजर आरएनए को अपने साथ और आहिस्ता आहिस्ता उसको ट्रांसलेट करता जाएगा, ट्रांसलेट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड्स अटैच किए जाएंगे और फिर उसके बाद प्रोटीन्स बना दिए जाएंगे. ओके, सो पोलिसोम्स की ज़रूरत कब पेश आती है? तो इसके लिए आप लोग ये पॉइंट अपने ज़हन में रख सकते हैं कि जब कभी भी सेल को बहुत ज़्यादा मिकदार में किसी प्रोटीन को बनाने की ज़रूरत पेश आ जाए तो उस वक्त बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करने में लग जाते हैं और वो बिल्कुल एक बीडेड स्ट्रक्चर की तरह नज़र आते हैं, जैसे एक धागे के ऊपर तस्बीह के दाने पिरोए हुए होते हैं. बिल्कुल इसी तरह एक मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं. इस वजह से इसका नाम भी हमने रख दिया है पोलिसोम्स. ओके, तो प्रोडक्ट्स हमारे क्या हैं? प्रोटीन्स अगेन. सो इसका मतलब ये है कि द राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज. द पोलिसोम इज एन एग्रीगेट स्ट्रक्चर, एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिनका काम फिर वही रहेगा, प्रोटीन्स बनाना.